पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन दुनिया का कोई भी मौजज़ा रुनुमा कर सकता है। मैं मशवरा दूंगा जो बाइडन साहब को कि वो अपनी जीत के लिए दुनिया को ना किसी जंग में ना झोंकें। ये जो भी ईरान का और इज़राइल का ड्रामा चल रहा है, वो अपने इक़्तिदार की अगले टेन्योर के लिए अवाम को ना झोंकें। यहाँ से सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ले जाएं तो वो ट्रंप हार जाएगा, बाइडन जीत जाएगा। इतना काबिल आदमी है कि हो ही नहीं सकता कि बाइडन हार जाए। आज ये ज़िमनी धांधली का दिन था। अभी गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही और मूसा इलाही का जो मुकाबला था उसका देखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयान दिया कि भाई 900 लोग आके वोट डाल रहे हैं। यानी कि एक बंदा आता है 800 पर्चियाँ लपेटता है, डाल देता है। वो कहता है हम तो मजबूर हैं, ये जालिम लोग हैं, हम क्या करें। खान ज़ेब शहीद हुआ लड़का, उसके भाई को पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स का सेगमेंट खुली गपशप। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान में आज ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी है और जो बातें की जा रही हैं इस पर ये क्या कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात नहीं, ज़िमनी धांधली चल रही है। पहले 8 फरवरी को जनरल धांधली का दिन था, आज ज़िमनी धांधली का दिन है। तो आज भी धांधली है। आज जब मैं आज ही लाहौर जब दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि पूरा लाहौर सन्नाटा था। रोड सारे खाली, बाज़ार सारे बंद। 2-3 हल्के लाहौर में हैं, बाकी सारे क्योंकि वो इसलिए कि नेट भी बंद किया गया था। दहशत गर्दी जो है इस आवाम पे नेट के ज़रिए होती है और सिग्नल बंद किए जाते हैं। ये हुकूमतें कितनी डरी हुई हैं, ये लोग कितने डरे हुए हैं, कितने बुज़दिल हैं, अंदर से खाली हैं कि आवाम से डर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि अवामी हुकूमत आवाम के ज़रिए, आवाम के वोट से आती है। जबकि हमारे सियासतदान, हमारे लोग, सियासतदान तो नहीं बल्कि जो सियासतदानों के इंजीनियर्स हैं, जो सियासतदानों के आका हैं, जो इनके बुत तराश के अब तक आवाम को कहते रहे ये कि आपका सियासी खुदा है, इसको मानो, अदरवाइज़ आपका कोई और नहीं है, वो इस बार वोट से डरे हुए हैं। 8 फरवरी को जो हशर हुआ, उससे पहले जो कौम का हशर हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक अब देखें पीटीआई की कभी एक सीट छीन ली जाती है, फिर उसको अदालत में जाकर दोबारा हासिल करती है पीटीआई, फिर अगली छीन लेते हैं, फिर वो वापस करती है। आज भी यही हुआ है। आज ये ज़िमनी धांधली का दिन था। अभी गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही और मूसा इलाही का जो मुकाबला था उसका देखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयान दिया कि भाई 900 लोग आके वोट डाल रहे हैं। यानी कि एक बंदा आता है 800 पर्चियाँ लपेटता है, डाल देता है। वो कहता है हम तो मजबूर हैं, ये जालिम लोग हैं, हम क्या करें। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि जनाब फॉर्म 45 इस बार जो मैनेजर्स हैं, जो यानी कि इंजीनियर्स हैं, जो इनके कर्ता धर्ता हैं, बेसिकली जो रेशमा का जिनके साथ ताल्लुक़ है, वो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि अच्छा पिछली बार फॉर्म 47 के ताने देते रहे ये लोग, अब इसका भी मामला हल करो। फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट देंगे। वो 12 बजे ही उन्होंने पोलिंग एजेंट से साइन करवा लिए। उन्होंने कहा लें जी अब इसी के मुताबिक आपको मिलेगा, आप रोला डालें। बड़ी ज़बरदस्त आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन वाले और उनके आका, पूरी दुनिया में इतने जीनियस लोग नहीं होंगे किसी महकमे के पास जितने ये हैं। हर बार, हर साल, हर इलेक्शन में ये धांधली का ऐसा कोई तरीका ईजाद करते हैं कि पूरी दुनिया आश्चर्य कर उठती है भाई क्या ईजाद किया। मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, मजाक नहीं, इनको तो तमगे मिलते हैं इस चीज़ पे। अभी आप देख नहीं रहे कितने लोगों को तमगों से नवाजा गया। कि जो मजाक उड़ाया जाता है उनके लिए तमगे होते हैं। जी, इनके लिए तमगे होते भी हैं और उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे ऑफिशियली नवाजा भी है। आपके आईजी पंजाब साहब को तमगा मिला है, आपको याद होगा। वो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स डाउन करने वाले डॉक्टर साहब, उनको भी तमगा मिला है। ये इनकी हुस्न कारकर्दगी है, इनको इस पर एजाज़ात दिए जाते हैं। ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। देखें सिकंदर सुल्तान राजा अगर किसी और मुल्क में हो तो इसको पता नहीं, शायद नोबेल प्राइज़ भी दे दिया जाए। ये नोबेल प्राइज़ का हकदार है आदमी। इसने जो अपने टेन्योर में नई नई ईजादात की हैं ना, धांधली करने की, अवामी नुमाइंदों को हराने की, उनको जिच करने की, अवामी वोट को छीनने की, मैंडेट को छीनने की, इससे बड़ा इनाम का हकदार कोई बंदा है नहीं। इलेक्शन पहले भी हुए, धांधलियाँ पहले भी हुई, सिस्टम पहले भी करप्ट था, लेकिन इस बंदे ने तो अंत कर दी। अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ी कल मज़ीका खेज़ जो खबर दी गई या
बताया गया कि नेटवर्क बंद करने के पीछे ये वजूहत हैं कि हम इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके से करवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये वाकई इस वजह से बंद किया गया? देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको बात बताऊं, हमारे ये लोग जितने भी महकमों में हैं ये बेईमानी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बेईमानी ईमानदारी से करते हैं। यानी कि एक ही काम ईमानदारी से करते हैं। एक ही काम है जो ईमानदारी, वो पूरा जोर लगा के फोकस रख के हर चीज़ का ना पूरी मैनेजमेंट के साथ ये करते हैं। ये पिछली बार तो 8 फरवरी को पता नहीं कि कोई इनके जहन को फ़र्क लग गया था कि इनसे कोई फॉर्म 47 वाला कोई इशू बन गया था, वरना ये होने नहीं देते। वरना तो ये कहते हैं कि भाई हमारे जनाब बाएं हाथ का काम है ये चीज़ें करना। तो इसलिए ये धांधली उन्होंने बड़े साफ़ शफाफ तरीके से करनी थी, और की भी आज तो साफ़ शफाफ तरीके से हुई है जी। आज तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। आज जो हार रहा है जेन्युइन हार रहा है फॉर्म 45 के मुताबिक। अच्छा, आप किसी बात को कैरी करूंगा कि जैसे कि आम इंतखाबात में तो ये हुआ था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या लीडरशिप थी, उन्होंने बड़ा वेला मचाया था जब जिन इलाकों में धांधली की गई या लोगों को रोका गया वोटर्स को। लेकिन इस दफ़ा उस तरह से कोई पीटीआई लीडरशिप ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं करवाया कि धांधली हो रही है, या जो कारकुनान है उन्होंने भी इस तरह से अपनी आवाज़ को या एहतजाज को रिकॉर्ड नहीं करवाया। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती? नहीं, बिल्कुल करवाया है, मतलब ब्रिस्टर को उस लेवल पे नहीं करवाया। हाँ, उस लेवल पे ज़िमनी इलेक्शन था तो वो ज़ाहिर बात है वो उतना वावेला नहीं था, गहमा गहमी उतनी नहीं था। 21 हल्के थे तो ब्रिस्टर गौर से लेकर शिबली फराज और ये सारे लोग और वो अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब खान, अभी आप देखें कि ये आपका ये जो है यूईटी, यहाँ पे 3 हलकों के आरओ ऑफिस बनाए गए थे। आरओ ऑफिस को बंद कर दिया गया। 1-1 किलोमीटर के रडार में कोई आ नहीं सकता, जो अंदर चला गया वो जा नहीं सकता। मीडिया के साथ ये वादा था कि मीडिया जो है वो डायरेक्ट कवर करेगा इलेक्शंस को और उनके रिजल्ट्स को। मीडिया रिपोर्टर्स को वहाँ पे जाने से मना कर दिया गया। ये क्यों किया गया? अगर जेन्युइनली जीत रहे हैं और मरीम नवाज साहिबा के आप चीफ मिनिस्टर खुद मरीम साहिबा हों तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे ईमानदारी से काम होंगे? इलेक्शंस यहाँ पे मरीम साहिबा जब कुछ नहीं थी वो तब भी सब कुछ थी, तो अब वो कैसे कर सकती हैं कि यहाँ से ईमानदारी के साथ बड़े साफ़ शफाफ तरीके से चलें? मरीम साहिबा का तो इंतकाम में मतलब एक पूरा डिप्लोमा है उनके पास, डिग्री है, इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में उनसे आगे कोई नहीं है। तो इसलिए वो बड़ी ईमानदारी से जो काम कर रही हैं ना बेईमानी का, वो उसी तरह जारी रखेंगे। चौधरी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी जब नताइज आना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उसके बाद जो उन्होंने बात की वो बड़ी मज़ीक़ा खेज़ है कि ये नून लीग के बयानिए की जीत है और जो हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, ये उसका सिला है कि आज वोटर निकले और उसने नून लीग को वोट डाला है। क्या कहेंगे इस बारे में? कौन सा रिलीफ दिया उन्होंने अभी तक? जब से आए पिछले 16 महीने भी मिला लें तब भी 1 रुपये का रिलीफ नहीं है। हाँ, जो काम अभी बल्कि चाहिए हुकूमत को कि असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर्स को छुट्टी करवा दें, ये महकमे ब्यूरोक्रेसी के ख़त्म करें। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को इसी काम के लिए उन्होंने रखा है कि तंदूर जाके चेक करें कि 4 रुपये रोटी कम हुई है नहीं हुई है। तो ये बड़े उनका काम है ना। नवाज़ शरीफ साहब देखें, इमरान खान को एक क्रेडिट तो दें, जो बंदा लंदन से वज़ीर आज़म बनने के लिए आया था कि मैं जनाब पाकिस्तान के मामलात देखूंगा, लंदन जाऊंगा, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करूंगा, इमरान खान की वजह से वो बंदा जाती उम्र तक कैद हो के अब रोटियां चेक कर रहा है तंदूरों पे। डिप्टी कमिश्नर भी नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर का जो क्लर्क काम करता है ना वो काम कर रहा है। तो ये यानी कि इनके बयानिए के मुंह पे थप्पड़ है कि आपका लीडर रोटियां चेक करने तक महदूद रह गया। अगर आपने रिलीफ दिए होते तो ये नौबत ही ना आती। 16 महीने अगर आपने अवाम को कुछ दिया होता तो आपको इतने छितर ना पड़ते जितने अवाम ने मारे हैं। रोटियां चेक करते हुए उन्होंने जो फेस मास्क लगाया होता है मुंह छुपाने के लिए, इस पे क्या कहें? तो दुनिया की उन्हें अनोखी बीमारी लगी हुई है बेगैरती की, तो वो इसलिए उन्होंने वो जारी रखना ही रखना है। क्योंकि वो पूरी दुनिया से कोविड चला गया लेकिन उनका मास्क अभी तक नहीं उतरा, वो भी नाक पे नहीं होता, नीचे ही होता है। वो उन्होंने अनोखी बीमारी है। शायद शर्मिंदा हैं कि मैं लंदन से क्यों आया भाई, पहले शर्मिंदा थे, मुझे क्यों निकाला। वो इस वजह से शायद मास्क रखते हैं, मुझे को पहचाने ना। यही लग रहा है कि ये शर्मिंदगी का मामला है। उन्हें असल में ये रोटियों वाला फ़ैसला इसीलिए आया कि उन्होंने एक अखबार, आपको पता है इलेक्शन से 2 दिन पहले एक बड़ी हेडलाइंस में अखबारात में छपा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। वो जब रोटियां लेने गए ना, जब मरीम साहिबा उम्रे पे थीं, तो वो किसी ने उस अखबार में लपेट के उन्हें दे दी
کہ یہ دیکھیں انہوں نے دیکھا اچھا یار یہ تو میری بےزتی ہے, انہوں نے کہا اچھا آپ تندور والوں کے ساتھ نپٹوں گا میں, تو انہوں نے پھر یہ دورے شروع کیے ہیں. دیکھیں جس فرد کے جس علاقے کے خمیر میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ بدل نہیں سکتی. میں یہ آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے نون لیگ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے خمیر میں عوامی خدمت ہے نہیں. ان کے خمیر میں صرف شعبدے بازی, ڈرامے بازی, ایکٹنگ. اب دیکھیں وہ عظمیٰ بخاری ماشاءاللہ نام کے ساتھ کیا لگا ہوا اور کیا ہے, مطلب اتنا مستند گارنٹی شدہ جھوٹ کون بولتا ہے کہ وہ کہتی ہیں مریم صاحبہ تو 800 روپے والا سوٹ پہنتی ہیں. 800 روپے کا سوٹ بھائی, اب آپ میرا خیال ہے کوئی عام آدمی بھی شاید بیچارہ کو پھٹے ہوئے کو مل جائیں تو پہن لے. 8 روپے کا تو بازار میں ملتا بھی نہیں ہے. اور جو وہ سوٹ پہنتی ہیں اور میچنگ والے ویسے ہی جوتے, ویسے ہی میک اپ اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اتنا مستند جھوٹ, یہ صدی کا سب سے مستند جھوٹ ہو سکتا ہے کہ 800 روپے کا سوٹ مریم نواز پہنتی ہیں. اب کیا آپ انہیں کیا کہیں گے؟ یہ خدمت کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. چلے یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اچھا میرا ایک آخری سوال ہے کہ آج لاہور کے حلقے میں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے پہلی فارم 45 سائن کروا لی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ اور اس نے جو موقف اپنایا وہ یہ تھا کہ ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم ٹائم کی بچت ہو سکے اور ہم رزلٹ جلدی سے بنا سکیں اور آپ کی موجودگی میں بنائیں گے. دیکھیے وہ تو صحیح بات ہے نا. پچھلی بار اگر رولا نہ ڈالتے فارم 45 کا تو مغرب کے بعد آپ سے سائن کرواتے. تو رولا بھی تو آپ صحافیوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے ڈالا تھا نا کہ بھئی یہ فارم 45 جعلی ہیں, یہ دوبارہ بن رہے ہیں. پھر بیچارے اسکندر سلطان راجہ نے ایمانداری دکھاتے ہوئے کوئی جناب پورے 1.5 مہینے کے بعد فارم 45 اپلوڈ کیے جب اپنی ویب سائٹ پہ, آپ نے پھر رولا ڈال دیا. تو اب انہوں نے جینون بنا کے دینے تھے نا, جس پہ آپ جو اس وقت یعنی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, جتنی بھی ایک کھچڑی ہے, ان میں سے جو بندہ ہوگا وہی جیتے گا. تو پھر فارم 45 وہ چاہے صبح 8 بجے سائن کروائیں, تو جیسے بھی اب انہوں نے الیکشن تو کروانا ہے نا. بدماشی تو چھوٹی سی چیز ہے میرے بھائی, یہ تو بڑے بھائیوں کی ہے جو ان کو لائے. جو وہ ابھی ایک وہ کیا نام ہے وہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ, وہ چائنا گئی ہوئی تھی, انہیں تصویروں کا بڑا شوق ہے, وہ کاٹے شاٹے مار رہی ہیں بیٹھ کے, وہ بڑا زوم کر دیکھیں نا. تو اتنے قابل ترین لوگوں کو جب لا کے بٹھایا جائے گا, جب ان شعبدے بازوں کو, ڈرامے بازوں کو لا کے بٹھائیں گے تو پھر آپ کو یہ ڈھونگ بھی کرنے پڑیں گے. پھر آپ ہو سکتا ہے کل بھی کئی لوگوں سے فارم 45 سائن کروائے ہوں پولنگ ایجنٹ سے. ان کا کیا ہے, یہ تو جناب پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے سسٹم میں, پاکستان کا الیکشن کمیشن دنیا کا کوئی بھی معجزہ رونما کر سکتا ہے. میں مشورہ دوں گا جو بائیڈن صاحب کو کہ وہ اپنی جیت کے لیے دنیا کو نہ کسی جنگ میں نہ جھونکیں. یہ جو بھی ایران کا اور اسرائیل کا ڈرامہ چل رہا ہے, وہ اپنے اقتدار کی اگلے ٹینیور کے لیے عوام کو نہ جھونکیں. یہاں سے سکندر سلطان راجہ صاحب کو لے جائیں تو وہ ٹرمپ ہار جائے گا, بائیڈن جیت جائے گا. اتنا قابل آدمی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بائیڈن ہار جائے. یہ اتنے کمال لوگ ہیں, اتنے کمال اداکاری سے کام کرتے ہیں کہ انتہا ہے. اس ملک کا بیڑا گرک کر دیے, انہیں کوئی رحم نہیں آ رہا کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے, لوگوں میں کتنی نفرت پھیل رہی ہے, لوگ کس طرح سوچتے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں ہے بھائی. پی ٹی آئی نے آپ دیکھیں باجوڑ میں ایک حلقہ ہے, عوام میں شعور آ رہا ہے. وہ ریحان زیب شہید ہوا لڑکا, اس کے بھائی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا, عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے. وہ گل ظفر ہار گیا اور وہ اس کا بھائی مبارک زیب جیتا ہے. عوام اب جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے جب اس کو ٹکٹ نہیں دیا تو انہوں نے اس کے بھائی کو جتوا دیا. آج یہ شعور ہے, یہ انڈیکیٹ ہے. اگر یہ سارے لوگ سمجھنا شروع کریں, اگر اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, پی ٹی آئی کی قیادت بھی موقع پرست ہے. اس وقت جو موجود ہیں وہ بھی موقع پرست ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور اس کو وہ کیش کرتے رہیں, ان کی لیڈرشپ چمکتی رہے. تو یہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں. تو یہ اصل چیز پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے یہی بہتر ہے کہ عوام اپنے فیصلے خود کریں, جیسے کہ باجوڑ کے عوام نے کیا کہ کسی بھی ارب پتی کو اٹھا کے ووٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شہید ہوا تھا, اس کا حق تھا, پی ٹی آئی نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا, ہم مسترد کرتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی. اور وہ مبارک زیب جیت گیا. بالکل. اچھا ایک آخری سوال ہے میرا, نون لیگ اور بڑے بھائیوں کی جو گھر گرستی ہے اس کو کب تک بستا ہوا دیکھتے ہیں؟
یہ تو تا قیامت ہے جی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی محبوبہ نون لیگ ہے پاکستان میں. وہ دوسروں کے ساتھ ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ساتھ تھی کچھ. پہلی محبت نواز شریف ہے. نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا روٹتے ہیں، پھر دوسرا کوئی آتا ہے، پھر وہ حسد ہوتا ہے، پھر وہ قریب آ جاتے ہیں. نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ دونوں، ان کی پہلی محبت وہی ہیں. پہلی محبت کبھی بھولتی نہیں ہے. اب پتہ نہیں اللہ ان کو اٹھا لے تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں بھولی. بہت شکریہ جی. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.